वाला पर हम मोटरसाइकिल चलाएंगे, रोड ऐसा रहेगा बोर्ड नियम, ये पूरा रोड एकदम एकदम पूरा पढ़ा लिखा नहीं नेता रहेगा तो ऐसा रोड बना देगा चिकना, ठीक है रोड। अब उस पर साइकिल चलाइए, चलेगा साइकिल? बढ़वे नहीं करेगा साइकिल। मोटरसाइकिल हो जाएगा घन 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 चक्का नचते रहेगा, समझ में, बढ़वे नहीं करेगा। और अगर गलती से कोई धक्का देके बढ़ा भी दिया तो रुकवे नहीं करेगा फिर समझ में। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग कौन सा प्रक्षेप गति पढ़े थे, है ना, कि जब कोई वस्तु को हम लोग आसमान में से फेंकते हैं तो एक इस तरह का रास्ता पे वो ट्रेवल करता है, इस तरह रास्ता बनाते हुए जाता है ना। तो इसको कहते हैं, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता था तो यहाँ से यहाँ रेंज हो जाता था, आर जिसको डिनोट करते थे, ये हाइट हो जाता था, और यहाँ से यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था, कितना समय आकाश में वो गेंदा रहा है जिसको हम फेंके, इन देखे थे। इसके लिए फॉर्मूला भी आप लोग को हम बताए थे। फॉर्मूला क्या बताए थे बाबू, कि मैक्सिमम हाइट बराबर क्या बताए थे, एच मैक्स बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g हुआ था ना। रेंज बराबर क्या हो गया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, और टी बराबर क्या था, 2u साइन थीटा बटा जी। यही फॉर्मूला बताए थे, इन्हें बताए थे। इतना चीज हम लोग पिछले दिन बताए थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन साहब को बुलाते हैं, ठीक है। उतना दिन से हम लोग पढ़ रहे थे मोशन में बहुत चीज, गति विस्थापन जितना डायरेक्शन सदिश सदिश सब पढ़ रहे थे। और न्यूटन साहब को बात करते हैं थोड़ा, जिसको कहते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन का गति का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब होता है कि न्यूटन का गति नियम। न्यूटन कैसे लिखा था जी, ऐसे न होता है, न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम हमको पढ़ना है। तो न्यूटन का गति नियम आप लोग भी पढ़ते आए हो बहुत पहले ही से। एक पहला नियम होगा, प्रथम नियम हो जाएगा, ये हो गया। दूसरा में द्वितीय नियम हो जाएगा, माने दूसरा नियम, और तीसरा में तृतीय नियम। तृतीय नियम हो गया मतलब तीसरा नियम हो गया, है ना। तो न्यूटन का पहला नियम आपको किसको किसको पता है, कुछ पता है, बोल के सुनाइए। जो वस्तु गति में रहता है वो गति में रहना चाहिए, और विराम में रहता है। हाँ, न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु है हमारे आसपास, वस्तु में समझ रहे हो, जितना चीज हमको दिख रहा है सब वस्तु है। कोई भी हमारे आसपास वस्तु है, वो जिस अवस्था में अभी मौजूद है उसी अवस्था में हमेशा रहना चाहता है। अगर आप लोग बैठे हुए हो तो आप लोग चाहोगे कि हम बैठले रहें, काहे खड़ा होंगे, है ना। अगर कोई वस्तु अगर यहाँ मारकर गिरा हुआ है तो गिरा हुआ उसी स्थिति में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक कोई उस पर बाहरी बल न लग जाता है। बाहरी बल लगने का मतलब क्या, ये अभी हम मारकर हमारे हाथ पे है तो ये हमारे हाथ पे ही रहना पड़ेगा। ये चाहेगा कि हम इसी हाथ पे बिना हिले डुले वैसी रहें, लेकिन कब तक ही रहना रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक इस पर बाहरी बल नहीं लग रहा है। जैसे ही बाहरी बल लग जाएगा, बाहरी बल क्या होगा, बाहर से कोई फोर्स लगाना। जैसे हमें हाथ है, दूसरा हाथ, यहाँ से इसको फोर्स लगा दे, देखो गति कर गया, लेकिन ये अपने अवस्था पुराने अवस्था में ही रहना चाहेगा। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जो भी कोई वस्तु है वो अपने पुराने अवस्था में रहना चाहता है, जैसा वो पहले रह रहा था वैसे अभी भी रहना चाहता है, ठीक है। तो इसी तरह मार्कर जो है हमारे हाथ पर ऐसे ही रहना चाहेगा, कब तक, जब तक इस पर कोई बाहर से कोई धक्का नहीं लगाए, कोई बल न लगाए, समझ में आया। तो अगर इस पर कोई बाहरी बल लगा दिया जाएगा तो अपना डायरेक्शन भी बदल सकता है। मान लीजिए इधर से लगाएंगे, देखो ऐसे घूम जाएगा, इन्हें डायरेक्शन बदल गया ना। या फिर इधर से बल लगाएंगे तो इसका मोशन आगे क्यों हो जा रहा है। तो न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि जब कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, तब तक वह पुराने वाले अवस्था में ही रहता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है। और न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसको कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, हाँ, जड़त्व का नियम। इसको गेट बंद कर दीजिए तो, हाँ, जड़त्व का नियम इसको भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम वही बात है कि कोई वस्तु है अपने पुराने वाले अवस्था में ही रहना चाहता है, उसको ही हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम को कहते हैं गैलीलियो का नियम।
गैलीलियो का नियम। तो देखिए सब एक के नाम को देखिए क्या है, प्रथम न्यूटन का पहला नियम कहिए, जड़त्व का नियम कहिए, या फिर गैलीलियो का नियम कहिए। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, इसलिए इसको गैलीलियो का नियम भी हम लोग कहते हैं। जड़त्व क्या होता है? वही बात है कि जो वस्तु होता है वो अपने अवस्था में ही रहना चाहता है, अपना अवस्था बदलना नहीं चाहता है। ठीक है, इसका बहुत सारे जड़त्व का एग्जाम्पल जो हो जाता है, जैसे कोई आदमी ट्रेन में जा रहा होता है ना, ट्रेन में अगर जा रहा होता है, अब आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग तो ट्रेन में चढ़े होंगे, चढ़े हैं ना? ट्रेन का इंजन इधर है, ई फॉर इंजन, ठीक है, और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, इसे यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इधर बाल इधर कर देते तो समझ में आ जाएगा कि इधर पीछे में मुड़ी कैले है ना। तो आप बताइए, ट्रेन जो है वो अभी मोशन में, गति में जा रही है, तो अगर गाड़ी रुकती है, रुक जाएगी, तो इसका कैसे झुकेगा? आगे झुकेगा कि पीछे में झुकेगा? है आगे मतलब ई हो गया, ऐसे झुकना, पीछे माने ऐसे हो गया, नहीं झुकेगा, माने इसका नाक ठेकेगा जमीन में कि चुरकी ठेकेगा जमीन में? गाड़ी रुकेगा तो क्या होगा, कौन सा टच करेगा जमीन में? आगे पीछे टच कौन करेगा? पीछे में अगर झुकेगा तो जमीन में इसका चुरकी नीचे जमीन में टच कर जाएगा, बाल टच करेगा है? अब आगे में है तो इसको नाक टच करेगा, तो कौन सा बताइए? गाड़ी रुकेगी तो क्या होगा? आगे पीछे आप लोग कर रहे हैं, ट्रेन में नहीं बैठे हो आप लोग? तो देखो, मान लीजिए ऐसे कोई बैठा हुआ आदमी है, इधर चुरकी, इसका नाक इधर है, अगर गाड़ी रुक जाती है तो क्या होगा? गाड़ी तो पहले मोशन में है, जब पहले गाड़ी मोशन में है तो मोशन माने गति में है, तो गति में तो आदमी जाते रहेगा, लेकिन जैसे गाड़ी रुकेगा तो चुरकी इसका टच करेगा, इसे समझ आया? यानी ऐसे बैठा रहेगा तो गाड़ी रुकने के बाद ऐसे हो जाएगा, थोड़ा समझ में आया? वो ऐसे हो जाएगा। आप लोग बाइक पे भी चलते हो, जब बाइक रुकी हुई रहती है तो नया नया जो ड्राइवर रहेगा ना, एकदम स्मूथली चालू नहीं करेगा, झटाक से करेगा था ऐसे पीछे वाला तो ऐसे हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो जड़त्व का भी 3 गो नियम होता है। पहला, गति का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व। इसके बाद है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। दिशा मैंने समझते हो ना जी? डॉक्टर वाला दिशा नहीं कर रहे हैं, पेट खराब होता है डॉक्टर के पास जाता है, वो दिशा की बात नहीं कर, डायरेक्शन, दिशा मतलब डायरेक्शन। तो वो गति का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है, और दिशा का जड़त्व होता है। गति का जड़त्व में कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो हमेशा गति में ही रहना चाहेगा। जैसे ट्रेन में आदमी बैठा हुआ रहता है और गाड़ी जा रही होती है, तो उस समय आदमी गति में रहता है, गति में रहता है ना, तो बॉडी पूरा उसका चाहता है कि गति में ही रहे। लेकिन जब ट्रेन रुकती है तो बॉडी क्या चाहता है कि गति में ही रहे, लेकिन ट्रेन रुकती है तो उसके वजह से उसका आदमी का बॉडी क्या होता है, झुक जाता है। अगर ऐसे बैठा रहेगा, ट्रेन रुकेगी, इधर जा रही होगी ट्रेन तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे घूमल रहता और ट्रेन रुकेगी तो ऐसे घूम। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहाँ कोई कह देता है कि गाड़ी ट्रेन रुकेगी तो पीछे की ओर झुकेगा, यही तो सोचना है कि इस कोने में बैठा हुआ है कि नहीं, ऐसे करके बैठा हुआ है कि इधर में सीट करके बैठा हुआ है, हमेशा थोड़ी होगा, वैसे तो गड़बड़ फिर हो जाएगा। ये भी बताना होगा कि आदमी किस ओर, इंजन की ओर डायरेक्शन करके नाक मुंह करके बैठा हुआ है कि पिछला डब्बा के बोगी की ओर डायरेक्शन करके बैठा हुआ है ना? ये भी तो डिसाइड करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि आगे में झुक रहा है कि पीछे में झुक रहा है कि नहीं? अब मान लीजिए, चलो आगे देख लीजिए। तो गति का जड़त्व में क्या है कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहता है तो पूरा बॉडी भी उस, कोई अगर मान लीजिए ट्रेन या बस या फिर मोटरसाइकिल कुछ भी है, अगर वो गति में है, मोशन में है, तो उस पर बैठा हुआ आदमी भी क्या रहता है, गति में ही रहता है, मोशन में ही रहता है ना? और वही जब गाड़ी या ट्रेन जो भी अपना अवस्था बदलती है, यानी गति से रेस्ट में आने लगती है, तो आदमी का झुकाव होने लगता है। बस में तो ये सब तो बहुत अच्छे से देखे होंगे, बस में बैठे हो कि नहीं आप लोग?
एकदम कभी कभी आगे कुछ आ जाता है, कुत्ता बिलाड़ तो एकदम सट के, जहां बस में जगह नहीं रहता तब ढेर बड़ी जगह बन जाता है, नहीं बन जाता है कि अगर पीछे जगह नहीं है और कस का ड्राइवर ब्रेक मारा तो दम ड्राइवर तक पहुंच जाता है, आदमी सट जाता है, पीछे ढेर बनी जगह बच जाता है, नहीं बच जाता है। तो वो क्या किसके वजह से होता है? जड़त्व, गति का जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, गति के जड़त्व के कारण होता है। आदमी अगर इंजन की ओर करके मुंह बैठा हुआ है तो आगे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अगर इंजन की ओर मुंह करके बैठा हुआ आदमी तो ट्रेन रुकेगी तो आदमी का मुंह आगे की ओर ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो मोटरसाइकिल जब विराम अवस्था में रहता है, चाहे ट्रेन में भी जब रुकी हुई ट्रेन रहती है, जब चलना स्टार्ट करती है तो अगर हम इंजन की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी तो हमारा बॉडी तो अभी रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो ये क्या चाहेगी कि रुकले रहे, बॉडी हमारी चाहेगी कि रुकल रहे। लेकिन जब ट्रेन चाहेगी तो उसका हमारा बॉडी क्या करेगा? विरोध करेगा, जिसके कारण क्या होगा? ये हल्का सा इसे पीछे में झुक जाएगा। रुकी हुई ट्रेन जब चलना स्टार्ट करेगी तो हल्का आदमी पीछे में ऐसे झुक जाता है। या फिर बाइक पे बैठे हुए रुकी पे जब चल रहा है तो आदमी ऐसे हो जाता है, चलता है कि नहीं हो जाता है स्टार्टिंग में, इनिशियल केस में। तो वही होते हैं, एक गति का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है। गति का जड़त्व में रहता है कि बॉडी जब गति में है तो चाहेगी कि हमेशा वो गति में ही रहे। विराम का जड़त्व कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो हमेशा चाहती है विराम में ही रहे। और दिशा का जड़त्व है कि जिस दिशा में कोई वस्तु जा रही है या चल रही है वो अपना डायरेक्शन बदलना नहीं चाहती। इसके लिए एक आप लोग को हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे जाइरोस्कोप के बारे में। ठीक है, जाइरोस्कोप तो अभी आएगा टॉपिक ना, जब न्यूटन का नियम, पहला नियम हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो उस समय थोड़ा सा करवाएंगे। तो दिशा का भी कहता है कि कोई बॉडी अगर जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में वो जाना चाहती है, वो दूसरा दिशा में बदलना नहीं चाहता है। तो वही जड़त्व का तीन को एक अवस्था हो जाती है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? अब एक चीज देखना है, जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मास। अब मास जब भी कहते हैं तो हमें को लड़का का हमको आंसर याद आता है। आप लोग याद आता है कि नहीं? एक लड़का था 9th क्लास में, पढ़ा रहे थे उसको, तो बोले कि मास मतलब समझ रहे हो ना? तो हाँ सर, गुद्दा। वो मास मतलब क्या समझ रहा था? गुद्दा। यहाँ मास मतलब क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, गुद्दा मत समझ लेना, ये गुद्दा ना खाता है। चिकन वाला गुद्दा समझ रहा है। तो मास मतलब द्रव्यमान। तो जो जड़त्व होता है द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो जड़त्व है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मतलब है कि अगर द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो उसका जड़त्व ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल छोटा सा दे देते हैं कि द्रव्यमान, अच्छा जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं क्या पता है? इनर्शिया बोला जाता है, इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इनर्शिया और द्रव्यमान को बोलते हैं मास। तो देखिए जो द्रव्यमान होता है, सॉरी जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा जड़त्व होगा। मतलब कहने का मीनिंग है कि अगर छोटा बच्चा को हम लोग बुलाए यहाँ पे और उसको धक्का देंगे तो आसानी से पीछे हो जाएगा, है? होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा का द्रव्यमान कम है, इसलिए उसका जड़त्व कम है, इसलिए उसको हम आसानी से हटा दिए। लेकिन अगर हमको कोई हटाना चाहेगा तो थोड़ा सा उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा द्रव्यमान ज्यादा है, तभी हम ज्यादा फोर्स लगाने के बाद ही हम पीछे होंगे। यानी कि ज्यादा द्रव्यमान था इसलिए जड़त्व उसका ज्यादा है, इसलिए उस पर हमको हटाने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए हमको ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जितने ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उतने ज्यादा जड़त्व होगा। अब बताइए, एक ट्रक है, एक जो एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रक है और मोटरसाइकिल है। ट्रक और मोटरसाइकिल में बताइए तो जड़त्व किसका ज्यादा है? अच्छा साइकिल लगा देते हैं, साइकिल है। तो साइकिल जो है तो बताइए किसका ज्यादा जड़त्व रहेगा?
ट्रक का, क्योंकि द्रव्यमान उसका ज्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, अब ट्रक को तुम धक्का दे के ऐसे करो, हटेगा नहीं, क्योंकि द्रव्यमान उसका ज्यादा है, इसलिए जड़ा तो ज्यादा है, तो ज्यादा हमको बल लगाने की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर साइकिल रहेगा, ऐसी एक हाथ से उठा लेते हैं, चल इधर से हट, उधर चल। अगर नहीं लग रहा है, अगर विश्वास नहीं है, तो ट्रक के सामने एक बार साइकिल चला कर देखिएगा, मारेगा धक्का तो बहुत दूर उड़ जाती है। समझ आया? ऐसा करना भी नहीं तो फिर कुछ ना एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, एक ही एक्सपेरिमेंट वही लास्ट होगा। समझ में आया? तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उसका जड़त्व भी ज्यादा हो। ये चीज समझ में आ गया ना? तो प्रथम न्यूटन का पहला नियम क्या होगा? कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलते ही रहना चाहते हैं। दिशा का जड़त्व है। देखो, अगर साइकिल जा रही है, ठीक है, साइकिल अगर रुकी हुई है, ठीक है, अभी रुकी हुई है, तो इसको डायरेक्शन बदलना चाहेंगे, यही साइकिल है, इसको मान लीजिए साइकिल, अब इसको रुकी हुई है, अगर इसको डायरेक्शन बदलना चाहेंगे तो इन्हें से मार ऐसे करेंगे तो आराम से घूम जाएगा ना। लेकिन अगर यही साइकिल गति में है, आप धक्का दो तो घूमेगा जल्दी? उसको ज्यादा धक्का देना पड़ेगा। मतलब आप जो डायरेक्शन इसका चेंज करना चाह रहे हैं, उसका विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। समझ में आया? और एक तो जाइरोस्कोप, साइकिल का रिंग से बहुत अच्छा होता है जाइरोस्कोप वाला, दिशा का। अच्छा, एक तो और एग्जांपल देते हैं। हम यहाँ पे खड़ा हैं, कोई आएगा हमको धक्का देगा, जाने धक्का देगा तने तन चल जाएंगे आराम से। अगर पीछे से धक्का देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे से धक्का देगा पीछे चल जाएंगे, अगर यहाँ से इधर से धक्का दिया तो इधर चल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। लेकिन हम बहुत तेजी से इस गति में दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से, और कोई धक्का देगा तो हम इस साइड जल्दी मुड़ेंगे, वही दिशा में जाते रहेंगे। उसके लिए बहुत ट्रक वाला जोरदार धक्का देना पड़ेगा, है ना। अभी धीरे से भी धक्का देंगे तो हम ऐसे चल जाएंगे, लेकिन अगर मोशन में रहेंगे इस डायरेक्शन में, और कोई जितना अब रुके हुए रहेंगे और धक्का देगा तो जितना आराम से हम चल जाएंगे, अगर मोशन में रहेंगे उतना ही धक्का देगा, तो हमको डायरेक्शन बदलने वाला नहीं है। ये चीज सोच रहे हैं कि नहीं आप लोग माइंड में? तो यही है दिशा का जड़त्व होता है, अपना दिशा भी वस्तु बदलना नहीं चाहती है। ठीक है, तो यही होला पहला नियम बाबू, कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, अगर रेस्ट में है माने रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है। न्यूटन का पहला नियम यही है। कब तक रुकना रहना चाहेगी? जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लग जाता है। अब एक चीज और देख लीजिए, कोई वस्तु अगर गति में है, तो अगर मान लीजिए आप लोग कहते हैं कि हम बॉल को ऐसे किक मारे, ऐसे किक मतलब क्या? फुटबॉल को ऐसे किक मारे समझ रहे हो ना, लतियाना फुटबॉल को। तो अगर किक मारे उसको तो बॉल तो जाएगी। तो आप तो अभी तो कहिएगा कि बीरू सर आप तो बोले कि बॉल जिस गति में रहेगी उसी गति में रहना चाहिए, तो हम किक मार दे फुटबॉल को तो फिर रुक काहे जाती है? उसको तो घूमते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए, है कि नहीं? जब ऐसी चाहती है तो जाते रहना चाहिए। तो उस पर बहुत सारा बाहरी बल लगता है। कौन कौन से बाहरी बल लगता है? तो पहला तो लगता है आप लोग गुरुत्वाकर्षण, जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींच कर रखता है ना। तो कौन कौन से बाहरी बल लगता है बॉल पे? तो एगो हो जाता है गुरुत्वाकर्षण हो जाता है। इसके बाद चलिएगा तो आगे से हवा आपको रोकेगा। नहीं विश्वास है, ऐसे चलते हैं तब महसूस नहीं होता, बाइक पर चलिएगा तब महसूस होगा। ये बाल हमारे जो है ना ऐसे रख ले रहते हैं, ये उठा कर ऐसे कर देता है। बाइक पे चलेंगे ना, ये उठा के बालों ऐसे कर देता है, यानी विरोध कर रहा है हवा, हमको आगे जाने नहीं दे रहा है ना। इसलिए रोहित काबू करता है कि आपका बाल बाइक चलाने से खराब हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? हवा का विरोध होता है। इसके बाद क्या हुआ? दो चीज तो आपको दिख गए, ये सब बाहरी बल है, ये दोनों रोकता है वही बॉल, उस जिसके कारण बॉल आगे तक नहीं जा पाता है। दो चीज हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, हवा का विरोध हो गया जिसको ड्रैग फोर्स कहा जाता है, और इसके बाद और हम बता सकते हैं कि घर्षण बल होता है। जब कभी बॉल जमीन में टकराएगा कहीं पे तो उस पर घर्षण होता है कि नहीं? अब बताइए, यही दीवाल है, दीवाल इधर एथी के दीवाल है ईंटा वाला, अब उस पे आप हाथ ऐसे कीजिए, हाथ अब एगो मार्क बोर्ड पे आके हाथ ऐसे कीजिए, कौन में आसानी होगा? बोर्ड पे चलाएंगे हाथ तो आसानी से चलेगा कि नहीं? वही दीवार पे चलाएंगे तो आसानी से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दीवार रुखरा है, दीवार है रुखरा। जहां पे रुखर रहेगा ज्यादा वहां पे घर्षण ज्यादा होगा, जहां पे चिकन रहेगा वहां पे घर्षण
कम होगा। तो दीवार पे हम लोग बोर्ड पे ऐसे हाथ जल्दी जल्दी कर देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ चिकना है, घर्षण कम है। वही अगर बर्फ रहता तो आग आसानी से कर देते, है ना। जितना ज्यादा चिकना रहेगा तो घर्षण निर्भर करता है रफनेस पर, एरिया का रफनेस पर, कि जो एरिया जहां पे हम हाथ रगड़ रहे हैं, चाहे कोई चीज को चला रहे हैं, वहां पे घर्षण उसका एरिया पर कितना खुरदुरा है, कितना ऐसी से कांटा नियनोकरा में है, ऐसे ऐसे उतने ज्यादा घर्षण होगा। अगर है जितना ज्यादा ये वाला कांटवा रहेगा उतना ही ना घर्षण ज्यादा होगा ना। समझ में आया? अरे देखो ये क्या है, ये दीवार है आपका, तो इसमें उबड़ खाबड़ है, जितने ज्यादा घर्षण होगा ना। जितना उबड़ खाबड़ रहेगा उतने ज्यादा घर्षण लगेगा। अब इसी वजह से अगर ये वाला पर हम मोटरसाइकिल चलाएंगे, रोड ऐसा रहेगा बोर्ड नियम, ये पूरा रोड एकदम एकदम पूरा पढ़ा लिखा नहीं नेता रहेगा तो ऐसा रोड बना देगा चिकना, ठीक है रोड। अब उस पर साइकिल चलाइए, चलेगा साइकिल? बढ़वे नहीं करेगा साइकिल। मोटरसाइकिल हो जाएगा घन 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 चक्का नचते रहेगा, समझ में, बढ़वे नहीं करेगा। और अगर गलती से कोई धक्का देके बढ़ा भी दिया तो रुकवे नहीं करेगा फिर। समझ में आया? तो घर्षण रहेगा तब उस पे रफनेस रहेगा तब ज्यादा घर्षण लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पे घर्षण नहीं लगेगा क्योंकि चिकना है। इस पे घर्षण इस दीवार पे लगेगा ज्यादा क्योंकि रुखरा है। समझ में आया? इसलिए जो एथलीट होते हैं, जो एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, तो वहां तो बहुत ज्यादा बर्फ रहता है, तो आदमी चढ़ेगा कैसे, फिसल जाएगा बार बार क्योंकि घर्षण कम रहेगा। इसलिए जो उसके जूता होते हैं उसमें कांटा घुपल रहता है छोटा छोटा, ताकि बर्फ जैसे ऐसे दबाएगा बर्फ पर तो वहां धंस जाएगा उसका कांटा बर्फ में, तब उसका पैर दूसरा फिर आगे बढ़ाएगा। समझ में आया बात? तो छोटा छोटा नुकीला नुकीला पैर में बूट जो होता है उसमें कांटा जैसा लगा रहता है, ताकि बर्फ पे ही घर्षण बरकरार कर बना करके अब आगे बढ़ सके। नहीं तो ऐसे नॉर्मल जाइएगा चप्पल पहन के फिसल जाते हैं। अपने बाथरूम में देखिए ना, कई बार गिरे भी होंगे आप लोग, हैं? जब गोटी जो होता है खिया जाएगा तो क्या फिसलना जाता है चप्पल? जब फिसलता है कि नहीं? क्योंकि घर्षण कम हो गया। सतह जब चिकना हो जाता है तो घर्षण कम हो जाता है कि नहीं? तो ये पहला नियम था, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहता है। जड़त्व नियम तीन को हो गया, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। जड़त्व जो होता है द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा भारी रहेगा, वजन ज्यादा रहेगा, उतना ही उसमें ज्यादा जड़त्व रहेगा। और देखिए जड़त्व का और एग्जाम्पल क्या हम लोग लेते हैं, एक कैरम बोर्ड वाला गोटी लेते हैं। कैरम बोर्ड वाला, कैरम बोर्ड खेले हो आप लोग? इस तरह का नहीं देखे होंगे तो दिखा देते हैं। अगर इस तरह का कैरम बोर्ड होता है और बीच में ऐसी से गोटी एक दूसरे पर सहिहारल रहता है, इन चार चार गो रहता है, खाना रहता है, एक में गोटी मार के घुसाना रहता है, जो ज्यादा घुसाया उतने ज्यादा जीता, है कि नहीं? कुछ रूल्स भी रहते हैं इसी में, ऐसे ऐसे चिन्हा पड़ल कि चिन्हा पर रख के स्ट्राइकर लगाना है कि नहीं? उससे बाहर गया तो आपको फाइन लगेगा। और जो क्वीन रहती है सबसे ऊपर रहती है, क्वीन रेड कलर का होता है, ठीक है? कैरम बोर्ड सिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब स्ट्राइकर से इसको स्ट्राइक करते हैं, इस पे मारते हैं, तो एक ही गोटी निकलता है, बाकी सब निकलता है नहीं निकलता है। अगर सीधा सीधा सही से सब रखा हुआ हो तो इसमें क्या होता है, एक ही गोटी निकलता है और वही बाकी सब ऊपर वाला वजह पर ही नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़त्व के नियम के कारण उस सभी जितने सारे गोटी थे सभी विराम में थे और विराम में ही रहना चाहते थे, लेकिन एगो एने से स्ट्राइकर आया, अब एगो स्ट्राइक किया तो नीचे वाला जो स्ट्राइक किया जिसमें लगा होता है वही खाली बाहर निकलता है, बाकी सब जड़त्व के नियम के कारण वहीं रह जाती है। क्योंकि बाकी सभी जितने सारे गोटी थे ना, जड़त्व के कारण वही अवस्था में रहना चाहती थी जिस अवस्था में वो पहले से थी। समझ में आया? अगर किसी शीशा पर अगर हम लोग गोली से स्ट्राइक करते हैं, गोली मारते हैं शीशा पर, तो चकनाचूर नहीं होता है। बीच जहां जितना दूरी गोली का डायमीटर होता है उतना ही छेद होता है। समझ में आया? ऐसे ईंटा मारते हैं तो हम लोग क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है ना? और जो गोली मारते हैं तो क्या होगा, उतना ही दूर खत्म होता है ना? तो ये चीज जड़त्व के नियम के कारण होता है कि जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो स्ट्राइकर से गोटी को स्ट्राइक करते हैं तो उस केस में एक ही गोटी निकलता है, बाकी सब वो जगह बैठ जाता है। जड़त्व के नियम के कारण ही होता है कि नहीं होता है? चलो ये चीज तो समझ में आ गया ना?
तो जड़त्व का नियम, और ये क्या होता है, जड़त्व का जो न्यूटन का पहला नियम होता है वो बल का परिभाषा देता है। किसका परिभाषा देता है? बल का परिभाषा। अब बहुत आदमी पूछेगा कहीं भी 9th क्लास में, बल बड़ी पूछता है आदमी, बताओ बल क्या है, ऐसे पूछेगा, बताइए फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, बोलता है कि नहीं? तो बल आप लोगों को पता है ना क्या है? किसको किसको पता है, थोड़ा हम देखें। तो बताइए बल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? पहला क्या है, बोझा उठा के माथा पर रख सकते हैं, है ना। किसी चीज को हम धक्का दे करके उसका मोशन बढ़ा सकते हैं, गति उसका बढ़ा सकते हैं, या फिर खींच करके उसको रोक भी सकते हैं। रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। तो कहता है बल, यही डिफिनेशन कहता है। इसमें बल का नियम क्यों दिया? कहा प्रथम नियम में कि जब कोई वस्तु गति में रहती है तो गति में ही रहना चाहती है, मतलब जिस अवस्था में पहले थी उसी अवस्था में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बल ना लग जाता हो। ठीक है रोहित, और सटा दो तो गेट को। जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग जाता, तो बल की बात आया ना, इसलिए बल का परिभाषा देता है। अब बल कहता है कि बल वह कारण है, कारक माने कारण, ऐसे कहेगा डिफिनेशन, बल वह भौतिक कारण है जिसके कारण किसी वस्तु पर लगने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग बल कहते हैं। अवस्था में परिवर्तन माने कोई वस्तु अगर जा रही है, गाड़ी जा रही है, अगर साइकिल जा रही है तो उसको खींच सकते हैं। खींच कर क्या कर सकते हैं? साइकिल को रोक सकते हैं। ट्रेन को मत रोकना नहीं तो आप ही वो खींच ले जाएगा। जब कोई वस्तु अगर गति में है तो उस पर बल लगाने, उसके ट्रेन को भी रोक सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बल लगाना होगा। जितना बल रुकने के लिए जितना बल की जरूरत होगी उतना लगाएंगे तो ट्रेन भी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग सोचेंगे साइकिल समझ के उसको ट्रेन को रोकिएगा तो नहीं रुकती है ना। तो बल को क्या कर सकते हैं? बल के कारण किसी भी वस्तु को हम लोग आसानी से रोक सकते हैं, या तो फिर उसके गति में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई धीरे धीरे जा रहा होता है, पीछे से कस के लात मारेंगे देखिए हड़ाक से चल जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसके गति में और वृद्धि कर सकते हैं, गति में उसको रोक सकते हैं, उसको गति को कम कर सकते हैं, गति को ज्यादा कर सकते हैं, और डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। कोई आदमी इधर से जाता है, मान लीजिए बाइक ऐसी है, ड्राइवर है, तो बाइक जैसे जैसे रास्ता रहता है उसी से ना तो गाड़ी लेके जाती है। ड्राइवर तो हैंडल ऐसे घुमाता है तो बल भी तो लगाता है ना, हैंडल जो ऐसे घुमाया तो बल लगाया तभी ना गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हुआ। आप लोग जो साइकिल चलाते हो तो ऐसे हैंडल करते हो, ऐसे धक्का देते हो, ये इन्हें खींचते हो तब ना ऐसे मुड़ता है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग हैंडल से चला रहे हैं, साइकिल चलाते हैं, तो एगो में तो पुश कर रहे हैं, धक्किया रहे हैं, एगो से पुल कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं। तो इस जो हैंडल होता है ऐसे इधर घुमाना अगर है तो ये वाला इधर वाला टेलेंगे, ये वाला खींचेंगे। तो बल है जो किसी वस्तु को धकेल कर या खींच करके उसके गति में परिवर्तन ला सकता है, उसके दिशा में परिवर्तन ला सकता है, यानी डायरेक्शन बदल सकता है, उसी को हम लोग बल कहते हैं। अगर एक लाइन में बात किया जाए तो बल वह भौतिक कारण है जिसके कारण किसी वस्तु पर लगने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या? माने गति में है तो कम भी हो सकता है, गति बढ़ा भी सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बल कहते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम जो है बल की परिभाषा देता है। क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स, है ना, बल की परिभाषा देता है। चलो ये तो समझ में आ गया। इसमें और कुछ बात है? बोलिए, और कुछ पूछना है आपको इसमें? देखिए जो न्यूटन का दूसरा नियम की अगर बात कर लेते हैं, पहला नियम तो समझ में आ गया, बहुत इजी था। क्या इजी था? कि वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग जाता है। वही न्यूटन का पहला नियम, ये तो बहुत इजी था। दूसरा नियम जो है ये तो बल की परिभाषा दे दिया, आई बल का देता है समीकरण। समीकरण मतलब क्या है? तो सूत्र, बल का सूत्र जो आप लोग जानते हैं, F बराबर ma, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो पहला जो नियम है न्यूटन का वो बल की क्या दिया? परिभाषा दिया। दूसरा जो नियम है वो बल का सूत्र देता है, फॉर्मूला देता है। ये जो दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। तो उससे पहले आपको जानना होगा संवेग होता क्या है, तभी तो परिवर्तन करेंगे। वेग में परिवर्तन तो आप लोग जान लिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो वेग में परिवर्तन हो जाता था।
वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यही दूसरा नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। तो देखिए संवेग में परिवर्तन होता क्या है, देख लेते हैं। और जो बल होता है, बल को क्या चीज से डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। बल को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? बल के बराबर होता है, यानी एफ के बराबर होता है। फोर्स मतलब होता है बल। अब देखिए संवेग हमको सबसे पहले जानना होता है कि संवेग क्या होता है। एक दिन हम बताए भी थे संवेग, शायद आप लोग सुने हो कि ना, अभी बताए थे तो कोई दिमाग में आ रहा है? इसका मतलब वीडियो नहीं देखे हो। संवेग क्या हम बताए थे? संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ऐसे ही इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यही तो संवेग होता है ना। बताए थे कि अगर हमारा वजन 60 किलो है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं, चाहे 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं, तो हम लोग को जो वेग हो जाएगा क्या हो जाएगा? 60 किलो वजन है और मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड, बड़ी मनी 5 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दौड़ रहे हैं, 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग दिया है। तो हमको संवेग बराबर क्या हो जाएगा? 120। संवेग से ना बताए थे जीवला, कुछ दिमाग में आ रहा है, याद आ रहा है? ये तो बताए कि हम अपने वजन लेके बताए थे कि अगर हमारा वजन 60 किलो है और 2 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दौड़ रहे हैं तो हमारा संवेग कितना होगा? तो m इंटू भी, तो मास कितना है हमारा वजन? 60, और वेग कितना है? 2, तो 60 दूना 20, 60 दूना 120 होता है ना। अब यहाँ पे बोल रहे थे संवेग का मात्रक भी हम बताए थे। संवेग का मात्रक क्या होता है बाबू? तो संवेग मतलब मास मतलब क्या? केजी। मास का द्रव्यमान कितना? मास का मतलब, मास मतलब द्रव्यमान। तो जहां द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक केजी, और जो वेग होता है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? केजी मीटर प्रति सेकेंड। देखो फार्मूला से हम लोग एसआई मात्रक निकालते हैं। जब एसआई मात्रक निकाल लेते हैं तो फिर निकालते हैं बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र पहले हमको क्या आना चाहिए? डेफिनेशन आना चाहिए। डेफिनेशन से फार्मूला निकलेगा, फार्मूला से एसआई मात्रक निकलेगा, एसआई मात्रक से डायमेंशनल फार्मूला यानी बीमीय सूत्र निकलेगा। अगर इसका बीमीय सूत्र निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बताइए तो आप लोग? क्या रही है सोनाली? MLT -1। ऐसे बोल रही है, झूठ तो ना बोल रही है जी, सच बोल रही है? कौन बोला सही है? हाँ जी सही बोल रही। 2 को बोल दिया सही तब सही होगा, अब तुम काट ही नहीं सकते हैं। देखिए क्या है कि बताइए केजी किसका मात्रक है बाबू? मास का। अब मास को डिनोट करते हैं m से, है ना। मीटर, मीटर किसका मात्रक है बाबू? लेंथ का, माने लंबाई का। तो लेंथ को हम लोग L से डिनोट करते हैं। अब बट्टा माने नीचे से, बट्टा माने E हो गया। और T, S सेकेंड, सेकेंड किससे मापते हैं? किसको मापते हैं? सेकेंड, टाइम को। तो यहाँ पे T हो गया। अब बताइए यही तो बोली सोनाली, LMLT के पावर -2, वही तो हुआ ना। बीमीय सूत्र निकालना आसान नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए कार्य का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो आप लोग को एगो होमवर्क देते हैं, अभी तो नहीं बनाइए, तो कार्य का बीमीय सूत्र निकालिए। तो आप लोग का आया जो बल बराबर का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है ml के पावर 2 और t के पावर -2, यही ना आया है। तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हम लोग कार्य की बात करें यानी वर्क डन, यानी कि कार्य की बात करें जिसको हम लोग डिनोट करते हैं W से। एक चीज हम आपको ध्यान देना है, W होता है, अभी होता है ओमेगा होता है। एक W मत समझ लीजिएगा, ये ज्यादा घूम रहा है, मतलब जखनी आए तखनी लाइन नहीं था, जा रहे हैं तो लाइन आ गया। तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना जी? हाँ, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट को D से डिनोट करते हैं, फोर्स के F से डिनोट करते हैं, यानी फोर्स मतलब बल, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन।
अब देखिए फोर्स सब एकदम छोटा सा तोड़ के करना है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देना है। अब बल बराबर फॉर्मूला अभी देखो क्या था, एम ए था कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम गुने ए और गुने डी, मैंने डिस्प्लेसमेंट वैसे छोड़ दिए और इसको तोड़ेंगे, एम का एम छोड़ दिए। त्वरण का भी वो फॉर्मूला आता है, वेग बटा समय। तो क्या होगा, v बटा टी गुने डी, टूट गया ना। अभी फॉर्मूला होता है वेग बराबर क्या होता है, एम गुने, अब v बराबर क्या होता है, v बराबर विस्थापन बटा समय होता है ना, वेग बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, d बटा t, और पहले से वो नीचे t है तो t और गुने d का d हो गया ना। दिख रहा है कि नहीं जी? हाँ दिख रहा है। तो इतना तो आ गया ना। अब यही को हम लोग करना है। देखो अब m फॉर मास, मास को किस में, मास मतलब द्रव्यमान, तो m फॉर क्या है, सॉरी क्या है जी, एम ए, तो मास न है। अब इसका यूनिट पहले देखते हैं, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एम मने के जी, मास की मात्रा क्या होता है के जी, डी मने डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा। तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बस से सदिश से अदिश है, दोनों बात एक ही है। तो डिस्टेंस जो हो गया या डिस्प्लेसमेंट जो हो गया उसका क्या होगा, मीटर होता है, डिस्टेंस का मात्रा क्या होगा मीटर। तो 2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और नीचे टी है तो क्या होगा, टी स्क्वायर हो गया। एक मिनट यहाँ हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, क्या बोले। और डिस्टेंस जो हुआ ना, डिस्टेंस का मात्रा क्या होता है मीटर। तो मीटर मीटर 2 हुआ तो मीटर ये है 2 ना हुआ मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर। इसको और इधर खींच के लाते हैं क्योंकि अब उधर जगह नहीं है, अब कलम बदल देते हैं। यहाँ आप देखिए जो मास है माने केजी को किससे में मापते हैं, किसको मापते हैं केजी में, मास को। यहाँ पे लिख दिया गया एम। मीटर को किसको मापते हैं मीटर में, लेंथ को, लेंथ माने लंबाई को। तो गुने एल का स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और नीचे टी है तो क्या होगा, यहाँ एस न है, एस सेकंड को किससे, सेकंड से किसको मापते हैं, टाइम को। यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर हो गया। आगे अगर बात कर लिया जाए तो एम एल के पावर 2 और टी नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2 होगा। यही किसका हो गया, डायमेंशनल फार्मूला, कार्य का होगा। तो हम लोग अभी देखा न्यूटन का सेकेंड लॉ देखे हम लोग, जो उसमें संवेग में परिवर्तन की दर बल की बराबर होता है। यहाँ पे हमने समझा संवेग होता क्या है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है। संवेग का ऐसा मात्रक देख लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिए, और साथ ही साथ उसके साथ साथ हम लोग कार्य का भी देख लिए। तो आप लोग इतना डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आ गया ना। एक दिन और बताए थे कि बल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, बताए थे ना। तो इसी तरह सब निकलना है कि सबसे एकदम छोटे इसको तोड़ते जाइए जहां तक फार्मूला बन सकता है। देखो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला कोई होता है नहीं होता है, बल का होता है। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। फिर द्रव्यमान का कोई फार्मूला होता है नहीं, इसको ऐसे छोड़ दिए, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे छोड़ दिए। त्वरण का होता है वेग बटा समय होता है ना, तो फिर वेग बटा समय कर दिए। अब देखो टाइम का भी कोई फॉर्मूला नहीं, डिस्टेंस का भी नहीं, मास का भी नहीं, लेकिन वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी माने वेग का, तो वेग बराबर फिर क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो एक रोज तोड़ दिए, अब टूटने लायक है नहीं। जब लास्ट में तोड़ दिए अब टूट नहीं सकता है तो उसको अब ऐसा मात्रक लिखेंगे, ऐसा मात्रक लिख देंगे अगर इसका, तो लिखने के बाद फिर हम लोग कहेंगे यहाँ आ गया, है कि नहीं। तो चलो अब इंग्लिश पढ़िए आप लोग। अगले दिन हम लोग न्यूटन का दूसरा नियम के बारे में थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे। ओके, फिर तीसरा नियम खत्म हो जाएगा।